नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजेश पांडे द्वारा लिखी वर्चस्व का 15वां अध्याय, हॉस्पिटल में हत्या। श्री प्रकाश ने सुधीर से कहा, अब तुम लखनऊ चले जाओ और वहां अखबारों में किराए के मकान उपलब्ध वाले विज्ञापन पढ़ो और देखो कि क्या पॉश लोकेलिटी में मकान किराए पर उपलब्ध है। पौष का मतलब भैया? सुधीर ने पूछा। श्री प्रकाश ने कहा, गोमती नगर, इंदिरा नगर, विकास नगर में जिस मकान का विज्ञापन निकला हो या मालिक का नंबर दिया हो, उससे मकान नंबर पूछ लो और खुद जाकर मकान देखो। पॉश लोकेलिटी में मकान लेने से कई फायदे हैं। वहां पर अगल बगल रहने वाले लोग भी एक दूसरे के बारे में नहीं जानते कि कौन आया कौन गया। ऐसी बातों पर ध्यान देने का समय पॉश कॉलोनियों में लोगों के पास नहीं होता। वहां पर पकड़ को रखना आसान होगा। सारे बड़े बड़े लोग होते हैं। कुछ 19-20 हो गया तो ना तो कोई बताएगा ना गवाही के लिए तैयार होगा। जल्दी यह करना होगा क्योंकि अब पकड़ करना जरूरी है। वैसे तो बड़े लाला सब कब्जे में आ गए हैं। अब लखनऊ में कोई बहक नहीं सकता। 2 जगहें अब भी बाकी हैं, एक नेता और दूसरा पुलिस। इनका भी दम देख लेते हैं। पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि नेता और बड़े अधिकारी बिलबिला जाएं। एक बार पुलिस और नेता को दबा लिया जाएगा तो पूरे प्रदेश में हमारा वर्चस्व होगा। तुम्हें पता है कि एक बार यूपी में वर्चस्व हो जाए तो राज्य और केंद्र में बिना हमारे कोई सरकार नहीं बन सकती। नेता की कनपटी पर 24 घंटे पिस्टल रहेगी तो जिसको चाहेंगे उसको टिकट दिलवा देंगे। इतनी सीटें मिल जाएंगी कि बिना हमारे यूपी में कोई सरकार नहीं बन पाएगी। एक बार यूपी विधानसभा में अपना वर्चस्व हो जाए तो बिना यूपी के दिल्ली में कोई सरकार नहीं बनती। तुम सोचो, ये हरिशंकर तिवारी, मुख्तार अंसारी जैसे लोग मिलने का टाइम मांगेंगे? भैया इसमें तो और भी रिस्क है। ऐसा कोई आदमी उठाने पर पूरी सरकार और पूरी पुलिस पीछे पड़ जाएगी। फिर हम लोग कितने दिन नेपाल में रहेंगे? सुधीर ने पूछा। वर्चस्व उसी का होता है जिसके हाथ में मजबूत हथियार हो और पहली गोली उसकी चले। दम होना चाहिए, श्री प्रकाश बोला। सुधीर वहां से लखनऊ के लिए रवाना हो गया। लखनऊ आकर वह सत्यव्रत वाले मकान में रुक गया और वहीं पर बी ब्लॉक चौराहे पर अखबार की दुकान से हिंदी के सारे अखबार खरीदे। हर अखबार में किराए हेतु मकान वाले विज्ञापन पर लिखे गए सारे टेलीफोन नंबर या पते उसने अपनी डायरी में लिख लिए। फिर एक एक करके सबको फोन करना शुरू किया। सबने अपने मकान की विशेषताएं और लगने वाले किराए के बारे में बताया। सुधीर सभी से यह अवश्य पूछता था कि किस इलाके में है, मार्केट कितना दूर है और आसपास किस तरह के लोग रहते हैं। 2-3 दिन की मेहनत के बाद कानपुर के एक मकान मालिक उपाध्याय ने इंदिरा नगर की पॉश कॉलोनी में अपने मकान के बारे में बताया। उपाध्याय ने कहा, मैं वहां नहीं रहता हूं। पुराने किराएदार ने खाली कर दिया है और उस मकान में दूसरा कोई किराएदार नहीं रहता है। पूरा मकान किराए पर दूंगा। मकान के भीतर सभी आवश्यक संसाधन मौजूद हैं। खाने का सामान बाहर से लाकर खाना बनाना होगा। मकान मालिक ने यह भी कहा, मैं परिवार वाले को ही मकान दूंगा। सुधीर ने बताया, हम लोग भी परिवार सहित ही रहेंगे। इसमें हमारे भैया भाभी आकर रहेंगे। भाभी की अगले महीने डिलीवरी होने वाली है। पहले से ही हम मकान की सफाई करके रखेंगे। डिलीवरी के बाद भैया भाभी रहने के लिए आ जाएंगे। उपाध्याय काफी ज्यादा किराया मांग रहे थे। काफी ना नुकुर के बाद थोड़ा सा किराया कम करके उपाध्याय राजी हो गए। उन्होंने बताया, तालाब घर पर पहुंच जाइएगा, मैं नौकर को चाबी लेकर भेज रहा हूं। वह आकर मकान दिखा देगा। अगले दिन सुधीर ने वह मकान देखा। मकान बिल्कुल सुरक्षित था। आसपास सभी मकानों के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं। सुधीर ने तुरंत सोचा कि ऐसे ही मकान के लिए श्री प्रकाश ने कहा है। सुधीर ने एक पीसीओ पर जाकर श्री प्रकाश को पूरी बात बताई।
एडवांस किराया दे दो, श्री प्रकाश ने कहा। सुधीर ने उपाध्याय के नौकर को एडवांस किराया दे दिया और ताला बंद करके चाबी अपने पास रख ली। इसके बाद सुधीर सत्यव्रत वाले मकान पर सीधे गया और यह बताया, अब मैं लखनऊ से जा रहा हूँ, हमारा काम हो गया है। यह कहकर सीधे इंदिरा नगर वाले किराए के नए मकान में आकर रुक गया। रात में खाने के लिए पास की मार्केट भी जाकर देख ली। खाना पैक कराकर नए मकान पर आ गया। खाना खाने के बाद श्री प्रकाश को फोन करके बताया, भैया सबको लेकर यहीं आ जाइए, मकान बिल्कुल फिट है। अच्छा ठीक है, 1-2 दिन में आ जाऊंगा, श्री प्रकाश बोला। तब तक तुम वहीं रुको और गोखले मार्ग पर के रस्तोगी की रेकी कर लो। रस्तोगी के बारे में सारी बातें पता करो कि ऑफिस कहाँ है, किस गाड़ी से आता जाता है, घर में कौन कौन है, कितने बजे निकलता है, कितने बजे घर पहुंचता है। ठीक है भैया। सुधीर बोला। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में चले जाना, मैं हृदय नारायण को कह देता हूँ, उसके पास नंबर 1 की गाड़ी है, वह ले लेना, श्री प्रकाश ने कहा। गाड़ी के सारे कागज गाड़ी में रखे हुए हैं, बिल्कुल नई हीरो होंडा है। ठीक है। यह कहते हुए सुधीर सीधे हॉस्टल गया और वहां हृदय नारायण से गाड़ी लेकर इंदिरा नगर वाले मकान में आ गया। वहां से निकलकर उसने के रस्तोगी के घर के आसपास कई चक्कर लगाए। के रस्तोगी के घर के आसपास कोई गुमटी या दुकान ऐसी नहीं थी जिस पर रुककर थोड़ी देर निगाह रखी जाए। मुख्य गोखले मार्ग पर आकर वह उस पर नजर रख सकता था। कोने की चाय वाली दुकान पर बैठकर काफी देर तक उसने आने जाने वाली गाड़ियों के नंबरों पर नजर रखी। शाम को लगभग 7:30 बजे उसे के रस्तोगी वाली गाड़ी दिखाई पड़ गई, जो गली में मुड़कर अपने घर की तरफ जा रही थी। सुधीर उसके पीछे पीछे हो लिया। उसने देख लिया कि रस्तोगी का मकान कौन सा है और वहां पर खड़ी दूसरी कौन सी गाड़ी है। अगले दिन सवेरे मॉर्निंग वॉक करते समय श्री प्रकाश ने यह बताया था कि रस्तोगी बॉटनिकल गार्डन में सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, तो सुधीर बॉटनिकल गार्डन के गेट पर ही खड़ा हो गया। सवेरे मॉर्निंग वॉक पर आने वालों की काफी भीड़ थी और चाय बिस्कुट के काफी ठेले वहां पर लगे हुए थे। एनडीआरआई के इस बॉटनिकल गार्डन में सुबह आने जाने वालों के लिए एंट्री पास की जरूरत पड़ती थी। सुधीर ने देखा कि के रस्तोगी आए, अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और सीधे पास दिखाकर भीतर चले गए। सुधीर वहीं बाहर चाय की दुकान पर बैठा रहा। थोड़ी देर में लोग धीरे धीरे मॉर्निंग वॉक करके बाहर निकलते रहे। काफी देर बाद के रस्तोगी बाहर आए, अपनी गाड़ी निकाली और सुधीर भी उसके पीछे पीछे उनके घर तक गया। वहां से वापस लौटकर अपने मकान पर आ गया और श्री प्रकाश को पूरी बात बताई। भैया आराम से उठ जाइएगा, सवेरे टहलने अकेले ही जाता है, लेकिन ऑफिस जाते समय अपने लड़के को भी ले जाता है। ये उसका इकलौता लड़का है। उसका लड़का दोपहर में दुकान से वापस आ जाता है, लेकिन साथ में ड्राइवर रहता है। हम लोग आज ही रात तक पहुंच जाएंगे, श्री प्रकाश ने कहा। ठीक है भैया। सुधीर बोला। रात 8 बजे तक श्री प्रकाश, अनुज और 2 और लड़के लखनऊ पहुंच गए। इंदिरा नगर में मकान देखकर श्री प्रकाश खुश हो गया। बोला, सुधीर, मकान बहुत जबरदस्त ढूंढा है तुमने। गाड़ी भी भीतर खड़ी हो जाएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जी भैया। सुधीर बोला। अब तो टाइम ज्यादा हो गया है, अब तक तो रस्तोगी घर आ गया होगा, कल सवेरे देखेंगे, श्री प्रकाश कुछ थके स्वर में बोला। भैया उठाना किसको है, बाप को या बेटे को? सुधीर बोला। बाप बहुत भारी लंबी चौड़ी काठी का है, उसको गाड़ी में से खींचकर उतारने में कई लोग चाहिए। लौंडे को खींचने में आसानी रहेगी, कोई ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। फिर तो लौंडे को ही उठाएंगे, बात एक ही है, एक उठेगा तभी दूसरा पैसा देगा। सुबह चलकर समझ लेते हैं, सभी लोग चले चलेंगे,
एक बार पहचान लेते हैं फिर आराम से काम कर लेंगे। श्री प्रकाश बोला। 26 मई 1998 की गर्मी की सुबह एक लड़के को घर में छोड़कर बाकी सब श्री प्रकाश की मारुति 800 में बैठकर सुबह ही रस्तोगी के घर के सामने वाली गली में गाड़ी लगाकर खड़े हो गए। गाड़ी पर काले शीशे चढ़े हुए थे। श्री प्रकाश गाड़ी खुद चला रहा था और गाड़ी को स्टार्ट करके रखा हुआ था। 15 मिनट बाद सुधीर बोला, भैया अब गाड़ी निकल रही है। 2 मिनट बाद गाड़ी बाहर निकली। गाड़ी थोड़ी ऊंचाई पर थी और गाड़ी में रस्तोगी और बेटा कुणाल दोनों ही बैठे थे। मजा आ गया भैया, दोनों एक साथ टहलने जा रहे, दोनों को पहचान लीजिए, सुधीर बोला। श्री प्रकाश कुछ नहीं बोला, लेकिन तुरंत गाड़ी को स्टार्ट करके अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे लगा दी। थोड़ी दूर आगे ले जाकर श्री प्रकाश बोला, गाड़ी ओवरटेक करके खड़ी कर दूंगा, लौंडे को जल्दी से खींच लेना। 1 मिनट के भीतर ही श्री प्रकाश ने गाड़ी उसकी गाड़ी के बराबर से निकालकर थोड़ा आगे करके गाड़ी को किनारे करते करते रस्तोगी की गाड़ी को रोक दिया। सुधीर और अनुज तुरंत उतरे, कुणाल की तरफ गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और बोले, बाहर निकलो, गाड़ी के कागज दिखाओ। कुणाल लगभग बाहर आ गया था। तब तक श्री प्रकाश भी बाहर आया और केके रस्तोगी की तरफ पिस्टल दिखाकर बोला, मेरा फोन नहीं उठाओगे हैं? मैंने कहा था ना, मैं उठा लूंगा। इतना सुनते ही केके रस्तोगी ने कुणाल का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन सुधीर और अनुज ने कुणाल को बाहर खींच लिया और जल्दी से मारुति में पीछे बीच में बैठा लिया। श्री प्रकाश ने केके रस्तोगी से कहा, कोई चालाकी मत करना वरना लौंडे को मार दूंगा। जैसे ही श्री प्रकाश ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी को लेकर आगे बढ़ रहा था कि केके रस्तोगी ने गाड़ी तेजी से स्टार्ट करके मारुति में टक्कर मार दी। टक्कर जोर से लगी और मारुति का पिछला दरवाजा पिचक गया। श्री प्रकाश बड़ी फुर्ती से ड्राइविंग सीट से नीचे उतरा और उसने केके रस्तोगी को कई गोलियां मार दी। रस्तोगी ने कार की स्टीयरिंग पर ही दम तोड़ दिया। फिर गाड़ी स्टार्ट करके श्री प्रकाश वहां से सीधे इंदिरा नगर में अपने मकान की ओर निकल गया। गाड़ी चलते ही सुधीर ने कहा, भैया आज तो बच ही गए। इसमें बचने वाली कोई बात नहीं है, श्री प्रकाश ने कहा। ज्यादा ड्रामा करता तो दोनों को मार देता। लखनऊ के कई बनियों की कुंडली है हमारे पास, दूसरा कोई उठाते। इतनी देर में गाड़ी इंदिरा नगर के उस मकान में पहुंच गई। गाड़ी को भीतर कर दिया। कुणाल की आंखों पर रुमाल बांध दिया गया। सुधीर और श्री प्रकाश दोनों ने कुणाल की पीठ और कमर पर पिस्टल लगा दी। बोले, चालाकी नहीं करना। भीतर जो लड़का पहले से ही था उसने दरवाजा खोल दिया और कुणाल को लेकर सब लोग सीधे बेडरूम में पहुंच गए। कुणाल को सीधे बेडरूम में पहुंचाकर सुधीर बाहर आया और उसने कार की डिग्गी से कवर निकालकर उससे कार को ढक लिया। भीतर आकर सुधीर ने बताया, भैया पीछे का दरवाजा ना ज्यादा पिचक गया है, दरवाजे से पहचान हो सकती है, इसीलिए गाड़ी को कवर कर दिया है। अभी दिन का समय है, रात में गाड़ी हटानी पड़ेगी, दूसरी गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। गाड़ी फैजाबाद जाकर बनवा लेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब करा लेंगे। बहुत मोटा टेंडर हाथ आ गया है। श्री प्रकाश बोला। थोड़ी देर बाद कुणाल की आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी गई। तुम्हारा बाप बड़ा हिम्मती है, उसको मारते नहीं तो हम लोग मारे जाते। श्री प्रकाश बोला। पापा की तबीयत कैसी है? कुणाल ने पूछा। तबीयत देखने के लिए नहीं रुके थे, कल अखबार से पता लगेगा। श्री प्रकाश बोला। कुणाल घबरा गया। अरे इसको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा, तब बात करेंगे, श्री प्रकाश ने कहा। अगले दिन सुधीर बी ब्लॉक चौराहे से हिंदी और अंग्रेजी के बहुत सारे अखबार ले आया। सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे बड़ी खबर यही लगी थी। श्री प्रकाश ने हर अखबार में इस खबर को ढंग से पढ़ा और बोला, साला फोन नहीं उठा रहा था, यही होना था।
वैसे बहुत बड़ा आदमी लग रहा है, सारे अखबारों ने लिखा है, बड़ा पावरफुल भी है। सारे अखबारों ने यह भी लिखा है कि ये किसी बड़े गैंग का काम है। फिर उसने अनुज से कहा, अंग्रेजी अखबारों में क्या लिखा है, जरा पढ़कर बताओ। थोड़ी देर बाद अनुज ने बताया, लिखा तो है सभी अखबारों में, लेकिन पायनियर में दीपक शर्मा ने बहुत साफ लिखा है कि ये हत्या और किडनैपिंग श्री प्रकाश ने की है। यह भी लिखा है कि श्री प्रकाश के आगे पुलिस और सरकार दोनों ने घुटने टेक दिए हैं। श्री प्रकाश से निपटने के लिए एसटीएफ बनाई गई है, लेकिन उसमें भी दम नहीं है। यह सुनकर श्री प्रकाश हंसने लगा और बोला, दीपक शर्मा का नंबर पता करके बताना, उससे बात करूंगा। आदमी ठीक लग रहा है। अखबारों ने यह भी लिखा था कि श्री प्रकाश ने पहले फोन करके धमकाया था। इसके आगे के रस्तोगी के प्रमुख सचिव गृह से पारिवारिक संबंध हैं। मुख्यमंत्री ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह से बहुत अप्रसन्नता व्यक्त की है कि मेरे इतना कहने के बाद भी शहर के सबसे प्रतिष्ठित दवा व्यवसायी की हत्या हो गई और उसके लड़के का अपहरण हो गया। मौके पर अरुण कुमार, सत्येंद्र वीर सिंह, राजेश पांडे और बाकी लोग भी पहुंचे थे। वहां पहुंचकर यह समझते देर नहीं लगी कि यह काम श्री प्रकाश शुक्ला के अलावा किसी दूसरे का हो ही नहीं सकता। एक बार फिर पूरी पुलिस दबाव में आ गई। अभी तक पुलिस को यह लग रहा था कि आनंद पांडे के मारे जाने के बाद कुछ दिन तक यह गैंग शांत रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4-5 दिनों तक लगातार श्री प्रकाश और उसके साथी घर के भीतर ही रहे, कुणाल से बात करते रहे, अंदाजा लगाते रहे कि पुलिस ने कौन कौन से नंबर टैपिंग में लगाए होंगे और किससे बात की जाए कि बात कुणाल की पत्नी और उसके घर वालों तक पहुंच जाए। सिर्फ सुधीर को घर से बाहर जाने की इजाजत थी। वह सुबह शाम खाना लाने और अखबार इकट्ठा करने का काम करता था। कुणाल को अगले दिन ही पता लग गया था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वह किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, गुमसुम बैठा रहता था। 5वें-6ठे दिन श्री प्रकाश के पास मोकामा के सूरज भान का फोन आया। अशोक भाई कहाँ हो? दादा, एक मोटा टेंडर हाथ लग गया है, श्री प्रकाश ने बताया। टेंडर वहीं कहीं संभाल के रख दो, तुरंत पटना आ जाओ, बहुत जरूरी काम आ गया है। यह काम होना बहुत जरूरी है। बिहार में मेरे वर्चस्व को जो सबसे बड़ा खतरा था उसको निपटाना है, सूरज भान बोला। श्री प्रकाश बोला, दादा, हफ्ते 10 दिन का समय दो, टेंडर निपटाने में कम से कम हफ्ते 10 दिन जरूर लग जाएंगे। सूरज भान बोला, टेंडर जब तुम्हारे पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, संभाल कर रख दो, 1 महीने बाद भी काम हो जाएगा। पर मेरे काम को जल्दी खत्म करना है, 2-3 दिन में जरूर आ जाओ। ठीक है दादा। श्री प्रकाश पसोपेश में पड़ गया। उसने सुधीर से पूछा, अपनी गाड़ी कब बन कर आएगी? भैया गाड़ी बन रही है, डेंट पेंट होकर तैयार हो गई है, कल सवेरे आ जाएगी। कल शाम को यहां से पटना के लिए निकलना है। भैया इसको छोड़कर कैसे चलेंगे? दादा इतनी जिद कभी नहीं करते, कोई बात जरूर फंसी होगी, तभी इतनी जिद कर रहे थे। देर करेंगे तो उनके मन में भी शंका होगी। अच्छा होगा कि कल रात तक ही उनके पास पहुंच जाएं, श्री प्रकाश ने कहा। ठीक है भैया। वैसे यहाँ कौन कौन रहेगा? सुधीर ने पूछा। ये दोनों जो गोरखपुर से साथ में आए थे, यही दोनों रहेंगे। इन्हें कुछ पैसे दे दो और अच्छी तरह समझा देना, कुछ भी 19-20 हुआ तो दोनों को मार दूंगा। जी भैया, अच्छी तरह समझा दूंगा, सुधीर बोला। इस बीच श्री प्रकाश ने कई बार सूरज भान से बात की, पर सूरज भान सिर्फ जल्दी से पटना आने के लिए कहने लगा। अगले दिन दोपहर तक सुधीर चिन्हट से अपनी गाड़ी लेकर घर आ गया और तीनों लोगों ने पूरी तैयारी कर ली। सारे असलहे साफ कर लिए, उन्हें बैग में व्यवस्थित कर लिया, कपड़े रख लिए। शाम को 7 बजे सुधीर गाड़ी के पेट्रोल की टंकी फुल करा कर ले आया। 7:30 बजे के आसपास श्री प्रकाश, अनुज और सुधीर पटना के लिए रवाना हो गए। पटना पहुंचने से पहले ही श्री प्रकाश ने सूरज भान को फोन कर दिया और पूछा, दादा कहाँ आना है?
कंकड़बाग वाले बैंक के पुराने ठिकाने के पास गाड़ी खड़ी रखना, कोई आएगा तुमको नई जगह तक ले जाएगा। पहुंच जाना तो बताना, आकर बात करूंगा। सूरजभान ने कहा। श्री प्रकाश अपने साथियों के साथ पटना पहुंच गया और इस बार सूरजभान का आदमी उन्हें नए फ्लैट में ले गया। बिल्कुल नया बना हुआ फ्लैट था। एक बेडरूम और व्यवस्थित किचन था। बाकी दो अन्य बेडरूम में जमीन पर गद्दे पड़े हुए थे। एक आदमी वहां पर खाना बनाकर पहले से ही तैयार रखा था। थोड़ी देर में तीनों ने खाना खाया। वे लोग बहुत थके हुए थे और सो गए। अगले दिन सुबह ही सूरजभान आ गया। इस बार सूरजभान ने फ्लैट के काफी पहले ही अपनी सारी गाड़ियां खड़ी कर दी थीं और पैदल पीछे के रास्ते से फ्लैट तक पहुंच गया। श्री प्रकाश सूरजभान का इंतजार ही कर रहा था। आते ही श्री प्रकाश ने कहा, दादा, लगता है कोई बहुत जरूरी काम है, वरना आज तक कभी आपने इतनी जिद नहीं की। हाँ, कुछ ऐसा ही है, सूरजभान बोला। दादा, एक मोटा टेंडर हाथ आ गया था, उसी का पेमेंट लेना था। कोई बात नहीं, आपका काम करने के बाद वापस जाकर ले लूंगा, श्री प्रकाश ने कहा। सूरजभान बताने लगा कि किस तरह व्रज बिहारी प्रसाद मुन्ना शुक्ला के पीछे पड़ गया है। वह सरकार में है और लालू यादव की कैबिनेट का सबसे ताकतवर मंत्री है। अभी अभी सीबीआई में फंस गया था तो कहने को लालू यादव ने उसको कैबिनेट से बाहर कर दिया है, लेकिन यहीं पीजीआई में सुबह शाम पूरा दरबार लग रहा है और जैसे पहले काम चलता था वैसे ही चल रहा है। उसे यह शक हो गया है कि मैंने और मुन्ना शुक्ला ने उसके दुश्मनों के साथ मिलकर उसे फंसवाया है। मरवा तो नहीं सकता, लेकिन सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके हम लोगों को जेल भेजने की तैयारी में हैं। तुम जानते हो कि जब कोई एक बार जेल चला जाता है तो जल्दी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। इसीलिए ज्यादातर लोग बिहार में जेल जाने से बचते हैं। तुम्हारे यूपी की तरह यहाँ नहीं है कि लोग तुरंत कोर्ट में सरेंडर कर जेल चले जाते हैं और 4-6 महीने बाद जमानत पर वापस आ जाते हैं। बिहार में इसलिए कोर्ट में सरेंडर करने का रिवाज नहीं है। फरार हो जाने में ज्यादा फायदा है, लेकिन मैं फरार भी नहीं हो सकता। बड़ी मुश्किल से बिहार में पकड़ बनी है। जेल जाते ही सब खत्म हो जाएगा। इसलिए ब्रिज बिहारी प्रसाद का काम होना है। दादा, उसके साथ तो 30-40 लोग रहते हैं, 20-25 तो राइफलें ही रहती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपका आदेश है, काम होगा। कल से काम पर लग जाते हैं, श्री प्रकाश ने कहा। सूरजभान ने पीजीआई के प्राइवेट रूम का नंबर और बाकी डिटेल उसको बताई। श्री प्रकाश उस दिन पीजीआई चला गया। उसने देखा कि जिस फ्लोर पर व्रज बिहारी प्रसाद का प्राइवेट रूम था, उसके बाहर ही 5-7 लोग कुर्सी लगाकर राइफल लिए बैठे हुए थे। साथ में 2-3 पुलिस वाले भी थे। फ्लोर की गैलरी का रास्ता ब्लॉक कर रखा था। फ्लोर के दूसरे मरीजों के तीमारदारों से पूछताछ भी करते थे और अगर कोई शक हो गया तो उनके सामान और उनके कपड़ों की तलाशी भी लेते। श्री प्रकाश ने सारे फ्लोर पर लिफ्ट से जाकर देखा। शाम 4 बजे ब्रिज बिहारी प्रसाद नीचे लॉन में आ गए। 10-12 कुर्सियां लगाई गईं और धीरे धीरे 15-20 लोग आ गए और अपनी अपनी बात कहने लगे। ज्यादातर लोग किसी न किसी काम से आए थे और उनके काम करवाने के लिए ब्रिज बिहारी प्रसाद लोगों को फोन भी कर रहे थे। ब्रिज बिहारी प्रसाद जिस कुर्सी पर बैठे थे, उसके ठीक पीछे 15-20 वर्दीधारी और लगभग इतने ही लोग 315 बोर राइफल के साथ खड़े थे। शाम को श्री प्रकाश लौट गया। उसने रास्ते में सूरजभान से बात की। दादा, पीजीआई में कोई डॉक्टर परिचित हो तो बताइए, वहां भर्ती होना पड़ेगा। बिना भर्ती हुए यह काम होना मुश्किल हो जाएगा। मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे पास आता हूँ। फोन पर बात करना ठीक नहीं है। यूपी वाले तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और बार बार अखबारों में आ रहा है कि यूपी पुलिस फोन टेप करती है, सूरजभान ने कहा। ठीक है दादा, श्री प्रकाश बोला। शाम को तकरीबन 8 बजे सूरजभान श्री प्रकाश से मिलने आ गया।
श्री प्रकाश ने उसे पीजीआई की पूरी बात बताई और कहा, जब तक मरीज बनकर वहां नहीं घुसा जाएगा काम होने में देरी होगी। वहां भर्ती होना बहुत जरूरी है और उसी फ्लोर पर भर्ती होना पड़ेगा। ऐसे तो कोई भर्ती करेगा नहीं, कहीं से रेफर कराना पड़ेगा। और पीजीआई में कोई डॉक्टर भी होना चाहिए जो उसी फ्लोर पर प्राइवेट रूम भी दिलवा सके। एक लड़का मुकामा का है जो वहां पीजीआई में सर्जन है। अभी मैं उसका नाम पता मोबाइल नंबर पूछकर बताता हूँ। मैं उससे बात कर लूंगा। उसके बाद तुम उससे संपर्क कर लेना। बहुत पुराना नहीं है, अभी 2 साल से ही पीजीआई में है। देखो कितनी मदद कर सकता है, और अगर उससे नहीं हो पाएगा तो फिर बताना। तब तक मैं कोई दूसरा ढूंढ कर बताऊंगा। सूरज भान बोला। वहीं बैठे बैठे सूरज भान ने कई जगह फोन किया और थोड़ी देर में उस डॉक्टर का नंबर मिल गया। डॉक्टर के नंबर पर उससे बात की और उसको बताया, कल अशोक सिंह मिलने आएंगे, बाहर से आए हुए हैं। इनकी तबीयत बहुत खराब है, इनकी कुछ मदद करा देना। इनके साथ 2 आदमी और हैं। कोशिश करके प्राइवेट वार्ड दिला देना ताकि इनका ठीक से इलाज हो जाए। ये जैसा कहेंगे वैसी मदद करा देना। सूरज भान ने श्री प्रकाश को डॉक्टर का नाम और नंबर नोट कराया। अगले दिन फिर सुबह श्री प्रकाश, अनुज और सुधीर पीजीआई पहुंच गए और पूछते पूछते उन्हीं डॉक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने तकलीफ के बारे में पूछा। श्री प्रकाश ने बताया, कई दिनों से सीने में बहुत दर्द है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं कई डॉक्टरों को बनारस में दिखा चुका हूँ, बीएचयू में भी जांच हुई है, पर दर्द ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने रिसेप्शन पर फोन कर दिया और बताया, ये आ रहे हैं, इनका रजिस्ट्रेशन कराकर फाइल तैयार करा दीजिए। ओपीडी में किसके मरीज रहे हैं ये भी बता दीजिएगा। थोड़ी देर में रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी फाइल लेकर श्री प्रकाश मोकामा वाले डॉक्टर के पास पहुंच गया और उसको रजिस्ट्रेशन के पेपर और बाकी फाइल दिखाई। ओपीडी में जिस डॉक्टर को दिखाना था उसका नाम भी बताया। मोकामा वाले डॉक्टर ने बैठे हुए मरीजों को थोड़ी देर बैठने को कहा और श्री प्रकाश को लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुंच गया। डॉक्टर साहब के यहाँ पहुंचकर मोकामा वाले डॉक्टर ने ओपीडी वाले डॉक्टर के कान में कुछ बताया। ओपीडी वाले डॉक्टर ने उन्हें स्वास्थ्य संबंधी 4-5 जांचें कराने को कहा और यह भी लिखा कि एडमिट कर लिया जाए। उसको लेकर मुकामा वाला डॉक्टर अपने चेंबर में आ गया और वहीं टेलीफोन से पूछा, प्रथम तल पर कोई प्राइवेट रूम खाली हो तो बताओ। उधर से जवाब आया, आज तो नहीं खाली है, कल खाली हो सकता है। कल ही करा दीजिए। एडमिशन का कागज मैं भेज रहा हूँ, मेरा मरीज है, प्राइवेट वार्ड में वहीं करा देना। फिर मोकामा वाले डॉक्टर ने श्री प्रकाश से कहा, ये जो टेस्ट डॉक्टर ने लिखे हैं वो सारे टेस्ट करा लो, और तुम जिस फ्लोर पर प्राइवेट रूम में रहना चाह रहे थे उसमें कल चले जाना। श्री प्रकाश ने जो मेडिकल टेस्ट लिखे गए थे वह सारे टेस्ट करा लिए। दूसरे दिन सवेरे फिर वह मुकामा वाले डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने एक आदमी भेजकर कार्डियोलॉजी विभाग से उस प्राइवेट रूम के बारे में पता किया तो यह पता चला कि औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। मरीज के परिजन भी आ रहे हैं। 2 बजे तक खाली हो जाएगा। तब डॉक्टर श्री प्रकाश से बोले, 1 घंटे में साफ सफाई करके वह रूम तैयार हो जाएगा, आप वहां जाकर लेटिएगा, फिर डॉक्टर्स विजिट करते रहेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एडमिशन वाला पर्चा अपने पास रख लीजिए। 2 बजे श्री प्रकाश अपनी पूरी फाइल, कागज, जांच रिपोर्ट और एडमिशन वाला पर्चा लेकर उस फ्लोर पर पहुंचा। गैलरी की शुरुआत में ही कुर्सी लगाकर काफी लोग बैठे हुए थे, साथ में पुलिस वाले भी थे। श्री प्रकाश ने अपने सारे कागज बाहर निकाल लिए और बताया, हमें डॉक्टर ने यहां भर्ती होने के लिए बोला है, पर्चे में रूम नंबर लिखा हुआ है। वहां बैठे लोगों ने कहा, अरे तुम तो बहुत नौजवान हो, अभी तुमको क्या बीमारी है? हार्ट का ऑपरेशन होना है, हार्ट की 2 नालियों में ब्लॉकेज आ गया है, श्री प्रकाश ने बताया। इतना सुनते ही अगल बगल में बैठे हुए लोग अफसोस करने लगे कि इतनी कम उम्र में ही इस लड़के को हार्ट की समस्या हो गई। उन्हीं में से एक लड़का उसको रूम तक छोड़ने गया। जो लड़का छोड़ने गया था
उससे श्री प्रकाश ने कहा, हमारे दो भाई भी नीचे हैं, अभी वे थोड़ी देर में हमारा सामान लेकर आएंगे। मेरे घर वाले भी चल चुके हैं, वे लोग अहमदाबाद में कपड़े की मिल में काम करते हैं। अगर आज रिजर्वेशन मिल गया तो 2 दिन में वे लोग भी पहुंच जाएंगे। कमरे में जाकर श्री प्रकाश ने सुधीर को फोन किया और बताया, बाहर से एक तकिया, 2 चद्दर, 1-2 बर्तन, गिलास, मरीजों वाला कुर्ता पजामा, ये सब लेकर तुम दोनों आ जाओ। बाहर व्रज विहारी प्रसाद के जो लड़के बैठे हैं उनको रूम नंबर बता देना, तब वे आने देंगे। सुधीर पीजीआई के बाहर जाकर यह सारा सामान खरीद लाया और 1 घंटे में श्री प्रकाश के कमरे में जाने के लिए गैलरी में पहुंचा तो लोगों ने उसे रोका। उसने फौरन रूम नंबर बताया। उसमें से किसी ने पूछा, आप लोग उनके भाई हो? अनुज और सुधीर ने बताया, हाँ। बिना और कुछ पूछे हुए अनुज और सुधीर को उन लोगों ने भीतर गैलरी में जाने दिया। भीतर जाकर अनुज ने कहा, भाई यहां तो कोई काम करके बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, तब तो मारे ही जाएंगे। मैं तो तुमको बड़ा बुद्धिमान मानता था, पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी भी बोल सकते हो, लेकिन तुम तो चूतिया के पेड़ हो। श्री प्रकाश ने कहा, यहां इसको मारना ठीक नहीं है। अब तुम लोगों को जो काम करना है वह यह है कि व्रज बिहारी प्रसाद सुबह और शाम नीचे लॉन में दरबार लगाता है। 10-15 आदमियों के साथ जाता है। ये चिंटू जो साथ बैठे हुए हैं ये भी साथ जाते हैं, वहीं उसके साथ खड़े रहते हैं। जब ये जाने लगे तो इसके साथ नीचे तक जाओ, देखो कितनी बार सीढ़ी से जाता है, कितनी बार लिफ्ट से जाता है, आदमी कहाँ कहाँ खड़े हुए हैं, वहां कितनी देर बैठता है और लॉन से बाहर जाने के कौन कौन से रास्ते हैं। कोई रास्ता ना हो तो रेलिंग और दीवार फांद कर किस जगह पर गाड़ी खड़ी की जाए, ये सब बारीकी से देख लो। दादा बहुत परेशान है, ये काम जल्दी होना चाहिए। अनुज और सुधीर ब्रज बिहारी प्रसाद के बाहर जाते समय 2-4 मिनट बाद निकलते थे और गैलरी वाले लोगों के साथ शामिल होकर नीचे तक जाते थे। फिर बाहर थोड़ी देर इधर उधर घूमकर उसके आने का फोन करते थे। 2-3 दिन में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। श्री प्रकाश ने सूरज भान को टेलीफोन करके बताया, सुधीर और अनुज से आज शाम को बात कर लीजिए। 2 अच्छी गाड़ियां और 2-3 लड़कों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सूरज भान ने कहा। जब यह बाहर दरबार लगाता है तो क्या वहां बाकी मरीज भी दिखाई देते हैं? श्री प्रकाश ने सुधीर से पूछा। हाँ, बहुत से मरीज अपने लोगों के साथ ग्लूकोज की बोतल लगाए थोड़ी देर टहलते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। सुधीर ने कहा, ठीक है, कल तुम बाजार से ग्लूकोज की 2 बोतलें, हाथ में लगाने वाला टेप और अस्पताल वाला कंबल जरूर ले आना। श्री प्रकाश बोला। भैया इतनी जोरदार गर्मी में अस्पताल वाला कंबल कैसे ओढ़ोगे? सुधीर ने पूछा। डॉक्टर यह भी तो कहते हैं कि हवा न लगे, श्री प्रकाश ने कहा। सुधीर सारा सामान बाहर से ले आया। इस बार व्रज बिहारी प्रसाद के लॉन में पहुंचने से पहले ही मैं चलूंगा। बोतल से पाइप निकालकर हाथ में टेप से अच्छे से चिपकाना है। अस्पताल वाला चद्दर या शॉल ओढ़ लेना है और सिर में अंगोछा बांध लेना है। मैं धीरे धीरे निकलूंगा और लॉन में पहले से चक्कर लगाता रहूंगा। जो रास्ते तुम लोगों ने निकलने के लिए देखे हैं उन्हें भी देखना जरूरी है। वह आकर बैठ जाएगा तो यह देखना भी जरूरी है कि कहां से घुसा जाए। श्री प्रकाश ने अनुज को समझाया। ठीक है भैया, अनुज बोला। शाम को ठीक उसी तरह श्री प्रकाश ने सिर को अंगोछे से बांध लिया, अस्पताल वाली शॉल लपेट ली। अनुज ने उसका हाथ पकड़ लिया और सुधीर ग्लूकोज की बोतल हाथ में ऊपर करके कमरे से निकला। रास्ते में व्रज बिहारी प्रसाद के जो लोग बैठे थे उन्होंने पूछा, क्या तबीयत ज्यादा खराब हो गई? जी भैया, हार्ट का तो ऑपरेशन होना ही था, कुछ थोड़ा थोड़ा फालिज का असर भी आ रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि सुबह शाम 1 घंटे इनको टहलाना है। अनुज बोला। वहां बैठे लोगों ने कहा, भैया जरूर टहलाइए, जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक हार्ट वाला ऑपरेशन ठीक से नहीं हो सकेगा। श्री प्रकाश को लेकर
ये लोग उसी लॉन में गए जहां पर वृज बिहारी प्रसाद दरबार लगाता था। श्री प्रकाश वहां लॉन की गोलाई में चक्कर लगाने लगा। कभी कभी श्री प्रकाश सीधा होकर तेज चलने लगता तो सुधीर कहता, भैया सब लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे चलो। इतने में ही व्रज बिहारी प्रसाद अपने 15-20 लोगों को लेकर लॉन में आ गए। कुर्सी लगा दी गई। कुछ लोग जमीन पर बैठ गए, कुछ खड़े रहे। श्री प्रकाश बोला, जरा पीछे की तरफ नजदीक से ले चलो। अनुज और सुधीर उसको लेकर पीछे की तरफ नजदीक से चले और निकल गए। बाहर के एक आध लोगों ने पूछा भी कि यह कौन है। गैलरी में बैठने वाले लोग जो उस समय साथ में थे बोले, बेचारा परेशान है और 2 दिन पहले फालिज का अटैक भी आ गया। 2-4 मरीज और भी वहां पर टहल रहे थे, इसलिए किसी ने ज्यादा नोटिस नहीं किया। ब्रज बिहारी प्रसाद के 2 चक्कर लगाकर श्री प्रकाश ने वापस चलने का इशारा किया और वहां से ये अपने रूम में आ गए। श्री प्रकाश पसीने से तरबतर हो रहा था। बोतल और ट्यूब नोचकर बाहर रख दी और बोला, एक ही चक्कर में काम करके जल्दी निकल चलना है। असलहे सब बैग में ले आना। ऊपर से निकलकर जब मैं नीचे आऊंगा, नीचे वाले बाथरूम में सुधीर, तुम बैग लेकर आ जाना। अनुज बाथरूम के बाहर रहेगा। अगर कोई आता है तो उससे कह देना कि मरीज की तबीयत बहुत खराब है, उसको टॉयलेट ले गए हैं। 2 मिनट में बाहर आ जाएगा। अनुज यह बात जोर जोर से कहेगा ताकि हम भीतर सतर्क हो जाएं। 2 मिनट में AK-47 कंबल के नीचे रख लूंगा। तुम लोग अपनी अपनी पिस्टल लगा लेना। दादा के जो लड़के रेलिंग के बाहर गाड़ियों में बैठे होंगे वे भी असलहे से तैयार रहें। अगर कोई भागता हुआ गाड़ी की तरफ आता है तो उसको वहां कवर कर लेंगे। काम हो जाएगा। कल ही यह काम करके निकल लेना है। टेंडर बहुत दिनों तक रखना ठीक नहीं है। अभी उसका हालचाल भी लेता हूं। श्री प्रकाश ने लखनऊ वाले मकान पर रह रहे लड़के को फोन किया और उससे पूछा, कुणाल ठीक है? हाँ भैया ठीक है, वो कपड़ों की जिद कर रहा है, तभी से एक ही अंडरवियर बनियान पहने हुए है। ज्यादा डांट दो तो रोने लगता है। वह लड़का बोला। श्री प्रकाश ने कहा, उससे अंडरवियर बनियान का नंबर पूछकर और एक तौलिया बाजार से मंगवा लो और एक ट्रैक सूट भी ले आना। कपड़े ज्यादा गंदे हों तो ट्रैक सूट पहनाकर उसके कपड़ों को धो लेना। ये ध्यान रखना कि उसके कपड़े बाहर छज्जे पर या छत पर नहीं सुखाना। दूसरे वाले कमरे में पंखे के नीचे डाल देना। 4-5 घंटे में सूख जाएंगे। श्री प्रकाश ने उसे समझाते हुए यह पूछा, ये बताओ, इसने भागने की कोशिश तो नहीं की? नहीं भैया, भागने की कोशिश नहीं की, बस दिन भर रोता है, बड़ी मुश्किल से खाना खाता है। ठीक है, हम लोग जल्दी आएंगे, श्री प्रकाश बोला। अगले दिन 13 जून 1998 को जैसा तय किया गया था वैसे ही श्री प्रकाश को लेकर अनुज हाथ में ग्लूकोज की बोतल और पाइप लिए नीचे उतरा। श्री प्रकाश ने लाल कंबल डाल रखा था। सुधीर स्पोर्ट्स वाले बैग में AK-47 और .45 की एक पिस्टल, 9mm की एक पिस्टल, AK-47 की एक एक्स्ट्रा मैगजीन लेकर नीचे पहुंच गया। थोड़ी देर में श्री प्रकाश को लेकर अनुज नीचे उतर गया। सुधीर बैग लेकर श्री प्रकाश के साथ बाथरूम में चला गया और अनुज बाहर खड़ा रहा। 1-2 लोग जो टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए आए भी तो उनको बता दिया गया, बहुत सीरियस मरीज है भीतर, अभी 2 मिनट में बाहर निकल रहा है, तब हो लीजिएगा। 2-4 मिनट में ही श्री प्रकाश ने कंबल में AK छिपा ली और सुधीर ने .45 की पिस्टल कमर में लगा ली। बाहर निकलते ही सुधीर ने अनुज को इशारा किया, बैग ले जाकर भीतर 9mm लगा लो। वहां से श्री प्रकाश को लेकर दोनों लॉन में पहुंच गए। रेलिंग के पास पहुंचकर बैग को रेलिंग की उस तरफ फेंक दिया और जो लोग गाड़ी में बैठे थे उनको इशारा किया कि बैग ले जाकर गाड़ी में रख लें। आधे घंटे बाद वृज बिहारी प्रसाद अपने लोगों के साथ आ गए। जिस समय वह लॉन के अंदर घुस रहे थे, ठीक उसी समय श्री प्रकाश, अनुज और सुधीर उसके सामने से निकल रहे थे। इसके पहले कि वृज बिहारी प्रसाद कुछ समझ पाते, श्री प्रकाश ने AK-47 का बर्स्ट बिहारी पर उतार दिया। वह मौके पर ही लुढ़क गए। सुधीर और अनुज ने भी अपनी अपनी पिस्टल से हवा में फायर किया। ब्रज बिहारी प्रसाद के साथ चल रहे 15-20 आदमी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। श्री प्रकाश
अनुज और सुधीर तेजी से रेलिंग फांदकर गाड़ी तक पहुंचे, असलहा गाड़ी में रखा और वहां से लखनऊ की तरफ भागे। बाहर निकलकर श्री प्रकाश ने सूरज भान को फोन किया। सूरज भान ने कहा, फोन रखिए, मैं अभी मिलाता हूं। थोड़ी देर में सूरज भान का पीसीओ से श्री प्रकाश को फोन आ गया। सूरज भान ने कहा, अशोक भाई, आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं, आपने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। श्री प्रकाश ने कहा, दादा, आप जानते हैं कि मैं आपका कहा कभी टालता नहीं। मेरी गाड़ी वहीं पर खड़ी हुई है। मेरे पास जो 2 और गाड़ियां हैं, इनमें से एक को मैं भिजवाता हूं, जिसमें कुछ नहीं है। जो चाबी लेकर जाएगा, मेरी गाड़ी को उसी से भिजवा दीजिए। मैं यहीं ढाबे के पास ही रुकूंगा। 1-2 घंटे में मेरी गाड़ी आ जाएगी तो आपकी गाड़ी भिजवा दूंगा। आप उसी गाड़ी में चले जाइए। सूरज भान ने कहा, नहीं, गाड़ी मौके पर इस्तेमाल हुई है, इससे जाना ठीक नहीं है। मेरी गाड़ी भिजवा दीजिए, मैं उसी से जाऊंगा। श्री प्रकाश बोला, ठीक है। सूरज भान ने कहा। श्री प्रकाश, अनुज और सुधीर गाड़ी में बैठे अपनी गाड़ी का इंतजार करते रहे और ब्रिज बिहारी को कैसे मारा उस पर बात कर हंसते रहे। सुधीर ने पूछा, भैया ये कंबल वाला आइडिया कहाँ से लाए थे? ऐसा तो जाड़ा भी नहीं था। बचपन में हमारे गांव में जब किसी को फालिज पैरालिसिस मारती थी तो गांव वाले कहते थे कि इसको हवा नहीं लगनी चाहिए। कंबल चद्दर ओढ़ कर ही बाहर लोग निकलते थे। ये मेरे दिमाग में था। अगर किसी ने पूछ लिया तो यही बताऊंगा। श्री प्रकाश ने आगे कहा, देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि जो पहले गोली चलाता है वह टारगेट पर लगती है। मैदान में वही बादशाह होता है। उस साले के पास कम से कम 20 असलहे वाले थे। पुलिस वालों से तो कभी डरने की जरूरत नहीं है। वो तो गोली चलते ही भाग लेते हैं। दिक्कत उन्हीं से होती है जो घर परिवार के होते हैं और राइफल लिए रहते हैं। कभी कभी वे जान पर भी खेल जाते हैं। भागते समय मैंने देख लिया था कि आधे से ज्यादा लोगों की राइफलें वहीं गिर गई थीं। हम लोगों के निकलने के बाद 4-6 राउंड फायर की आवाज जरूर आई थी। पता कर लेना, ये फायर पुलिस वालों ने अपने बचाव के लिए किए होंगे। जब बड़े अधिकारी मौके पर आएंगे तो यही बताएंगे कि मैंने फायर किया था, लेकिन भागते समय बैलेंस बिगड़ गया और गोली उसको नहीं लग पाई। वैसे ज्यादातर पुलिस वाले फायर ही नहीं कर पाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी काम करना हो तो पहली गोली टारगेट पर लगे, भले ही थोड़ी देर हो जाए। सुधीर भैया, मोकामा वाले डॉक्टर के चेंबर में एक नई डॉक्टर बैठी हुई थी। मैं 3 बार उसके चेंबर में गया था। तीनों बार वो बैठी मिली थी। मोकामा वाले डॉक्टर थोड़ी देर के लिए व्यस्त थे तो मैंने उससे पूछा था। उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन यह बताया कि वह रेजिडेंट डॉक्टर है और मोकामा वाले डॉक्टर की जूनियर है। श्री प्रकाश ने कहा, सुधीर, कैसे भी करके उसका नाम पता करो। अगर नहीं पता कर पाओगे तो मुझे दोबारा पटना आना पड़ेगा। भैया मैंने नहीं देखा है। सुधीर ने कहा, मैं बता तो रहा हूं। श्री प्रकाश ने उसका पूरा हुलिया बताया और यह भी कहा, उससे अच्छी डॉक्टर मैंने पीजीआई में नहीं देखी। भैया लखनऊ से ज्यादा सुंदर लड़कियां कहीं नहीं देखी हैं। कानपुर वाली मंजू भी किसी से कम नहीं है। तुम कुछ नहीं जानते हो। जल्दी से नाम और नंबर पता करो, नहीं तो मुझे पटना आना पड़ेगा। भैया आपने बताया था कि उस डॉक्टर से सूरज दादा ने मिलाया है। उस डॉक्टर को तो पता ही है कि तुम्हें वहां सूरज भान नहीं भेजा है। पुलिस सूरज भान को छोड़ेगी नहीं। सुधीर बोला, चाहे गर्दन कलम हो जाए, डॉक्टर कभी सूरज भान से दुश्मनी नहीं ले सकता। दादा ने बहुत सोच समझ कर उसका नाम बताया था। प्राइवेट रूम अपार्टमेंट वालों से भी पूछा जाएगा कि यह रूम कैसे अलॉट हुआ था, तो सब लोग डॉक्टर का ही नाम बताएंगे, क्योंकि डॉक्टर हमें लेकर उस गैलरी में प्राइवेट रूम अलॉट कराने गया था। डॉक्टर ने अपना जवाब सोच लिया होगा। तुम जानते हो, पुलिस डॉक्टर के साथ मारपीट नहीं कर सकती, खाली दबाव ही बना सकती है। डॉक्टर के साथ अगर पुलिस ने मारपीट की तो डॉक्टर तुरंत हड़ताल पर चले जाएंगे और पीजीआई बंद हो जाएगा। डॉक्टर ज्यादा दबाव बनाएंगे तो पुलिस वाले सस्पेंड भी हो जाएंगे। इसलिए इस तरफ से बेफिक्र रहो, पर उस लेडी डॉक्टर का नाम पता जरूर मालूम कर लेना। श्री प्रकाश ने कहा। ठीक है भैया,
पूरी कोशिश करूंगा। सुधीर ने कहा। भैया फालिज वाली एक्टिंग जो आपने की उसका कोई जवाब नहीं वैसे। अनुज के ये कहने पर तीनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। तीनों गाड़ी के इंतजार में तरह तरह की बातें करके हंस रहे थे और थोड़ी देर में गाड़ी आ गई। जो लड़का गाड़ी लेकर आया था उसे सूरजभान वाली गाड़ी की चाबी देकर तीनों ने अपना सारा सामान अपनी मारुति 800 में रख लिया और लखनऊ के लिए चल पड़े। तो मित्रों, ये था वर्चस्व का 15वां अध्याय। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर या हाइप जरूर करिएगा। अगला अध्याय हम जल्द ही लाएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।